नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हो, जो कि है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। आज की तारीख में रीसेंट डेवलपमेंट मतलब बात तो आपको लगेगा कि आज की तारीख में क्या हो रहा है। आज की तारीख की बात नहीं, यहां पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि 1980 से लेके 2010-2014 तक कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में चेंजेस आए हैं, अपन उसको समझने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ में पूरी कहानियों को बहुत अच्छे से समझते चल रहे हैं तो आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि आज़ादी के बाद में इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। और रीसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें 1990s के बाद से और 21st सेंचुरी में हमारी पॉलिटिक्स कैसे रही है, हम बेसिकली उसको यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को मात्र मैं 15 से 20 नहीं, 20 से 25 मिनट पे खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको एक पूरी कहानी की तरह समझाऊंगा और आपको मेरे साथ में इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि अभी आप 1989 में हो। कहां पे हो? 1989 में, ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना नहीं था 1989 में, चीजें बदल गई थी, लेकिन ठीक है, इमेजिन करते चलो अपने आप को। ठीक भैया, द मेन डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन 1980s इन द इंडियन पॉलिटिक्स आर। इंडियन पॉलिटिक्स में 1980s में कौन कौन से डेवलपमेंट थे, जरा अपन उनको समझते हैं। सबसे पहले एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। जो कांग्रेस सिस्टम है, हम एक तरीके से उसका एंड देख रहे थे। हमने ये देखा था कि कैसे, याद करो चैप्टर नंबर 2 में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में, कि कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस था। फिर चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या देखा था? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, की कैसे कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको कैसे संभाला और वापस से कांग्रेस को क्या किया, कांग्रेस को एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाया जो कि सरकार में भी रही है। लेकिन 1989 के बाद से हम लोग फॉर्मली ये बोलते हैं कि कांग्रेस सिस्टम का जो है ना, कांग्रेस सिस्टम का एक तरीके से दी एंड हो गया। कांग्रेस ऑल्दो बाद में पावर में रही है, लेकिन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब 2 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर सरकार चलाई है। अकेले कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा बहुमत नहीं थी। तो एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम हम लोग देखेंगे। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, आप जानते हो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 टर्म्स आपने पहले भी पढ़े होंगे कि हमने अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको हम राजीव गांधी के दौरान ही 1985 1989 से हम लोग क्या कर रहे थे, धीरे 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 चेंज कर रहे थे। लेकिन 1991 1992 में ये रिफॉर्म सब लोगों को देखने को मिले। इन द सेंस पूरे देश में सब लोग इसे देख रहे थे और साइलेंटली ये रिफॉर्म थोड़े से पहले से स्टार्ट हो चुके थे। यहां पे हमने क्या किया, एक तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने न्योता दिया कि वो लोग आ सकते हैं, हमारे देश में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, रूल्स को थोड़ा सा इजी किया, लिबरलाइजेशन। जब रूल्स को, ध्यान करना, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये लिंक है। जैसे हमने रूल्स को क्या किया, रूल्स को थोड़ा सा छोड़ दिया, इजी कर दिया, तो वैसे हमने देखा कि प्राइवेट प्लेयर्स आए और प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो लिबरलाइजेशन कैन बी लिंक टू प्राइवेटाइजेशन। और जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, अलग अलग देश दुनिया से लोग आ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इंडिया इस ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन गया। ठीक है, हम ग्लोबल इकोनॉमी में डील कर रहे थे, तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एक तरीके से आ गया। तो ये जो टर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इसीलिए हमेशा एलपीजी बोला जाता है। कभी आपने ये तो नहीं सुना प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, नहीं सुना ना। अगर कोई चीज अपन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोले तो क्यों बोल रहे हैं, आपको उसके पीछे की फिलॉसफी भी पता रहना चाहिए। तो हमने इंडियन पॉलिटिक्स में ये भी देखा कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने इन सारी चीजों को स्वीकार किया। देन मंडल कमीशन, ओबीसीज के रिजर्वेशन वाली बात हुई। देन हम लोग बात करते कि एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट आया। जब कांग्रेस सिस्टम खत्म हुआ तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या था, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमने देखा एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। देन अयोध्या डिस्प्यूट एंड बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, ये वाला एक डिस्प्यूट है। रिलीजन और पॉलिटिक्स वाली चीजें हमने देखी। एंड असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। आप भी जानते हो कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ में प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन क्या होता है, जब राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो जब वो तमिलनाडु में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, उन पे हम लोग देखते हैं कि जो LTTE, श्रीलंका के जो LTTE वाले जो ग्रुप थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजीव गांधी की एक तरीके से डेथ का वो लोग
पार्ट थे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। और आफ्टर राजीव गांधी हम कहीं ना कहीं ये देखने लग जाते हैं कि कांग्रेस सिस्टम की भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सिस्टम हिलने लग जाता है। क्लियर है? असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी ये मैंने बता दिया, ठीक है। In 1989, Congress was defeated and many small regional parties and the Congress faction emerged without any single party being in majority. 1989 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की डिफीट हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जनता दल, ये लोग अपने क्या करते हैं, ये लोग अपने एक तरीके से सरकार बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट और बीजेपी एक तरीके से हम लोग देखते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक तरीके से क्या हो, कांग्रेस बस एक तरीके से पावर में ना रहे। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि 1989 से कांग्रेस का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहानी को लिंक करते हुए चलना है। नाउ यहाँ पे वही वाली मैंने चीज बताई, एयर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, हमने अलायंस गवर्नमेंट देखी, 1989 में कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेकिन वो सरकार ज़्यादा समय तक साथ, वो सरकार अगेन वही 5 साल तक अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, और मिडवे में इलेक्शंस हुए, तो वो सरकार 5 साल तक अपना क्या, 5 साल तक वो सरकार में नहीं रह पाई। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कांग्रेस के पास में सबसे ज़्यादा सीट्स तो थी, लेकिन कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं थी, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो नहीं चाह रही थी कि कांग्रेस सरकार में रहे, तो सारे लोगों ने क्या कर दिया, सारे लोग एक साथ में आ गए और उन्होंने सरकार बना ली। अगर किसी ने डायरेक्टली साथ नहीं दिया तो इनडायरेक्टली पीछे से साथ दे रहे थे कि ठीक है, जब वोटिंग की बारी आएगी तो हम तुम्हारे फेवर में वोट कर देंगे। क्लियर है? समझ गए हो? ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसी के दौरान इस समय हमने मंडल कमीशन वाली चीज़ है। अब मंडल कमीशन का एक तरीके से आप ये समझो कि हम लोग ये देख रहे थे कि द मंडल कमीशन हैज़ रिकमेंडेड फॉर ओबीसीज इन दी जॉब्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इंप्लीमेंटेड दीज रिकमेंडेशन, ठीक है। दिस वॉज मेड बाय एंटी नेशनल प्रोटेस्ट। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि इसके पहले जब हम लोग देख रहे थे कि जनता पार्टी आई थी इंदिरा गांधी के चुनाव के बाद में, तब हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा था कि जो जनता दल की जो पार्टी थी उस समय हमने देखा था, उन्होंने एक तरीके से क्या किया, उन्होंने एक तरीके से मंडल कमीशन एक अपॉइंट किया। उसमें यह बात हुई थी कि एक तो रिजर्वेशन हम लोग दे रहे हैं एससीज और एसटी को, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एससी और एसटीज को ही रिजर्वेशन मिल रहे थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दी एसटीज एंड एससी कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ ऐसे लोग बच जा रहे हैं जिनका की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है और जो वाकई में बैकवर्ड है। तो ऐसा करके बैकवर्ड क्लास को ना करते हुए बैकवर्ड कास्ट ऐसे करके रिजर्वेशन दिया गया कि बैकवर्ड कास्ट का भी रिजर्वेशन रहना चाहिए। तो जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अभी हमने देखा कि यहाँ पे जब 1989 में जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट और ये आती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि क्या होता है, ये लोग इन रिकमेंडेशंस को मान लेते हैं कि जो 1980s में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट 1990s के आसपास में, 1989 1990s के आसपास में क्या होता है, इन रिकमेंडेशंस को क्या है, इन रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने की बारी आ जाती है, ठीक है, कि इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। आपने एक चीज और देखा होगा कि मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अपना वोट बैंक खो रही थी कहीं ना कहीं बैकवर्ड कास्ट से, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक एडेड एडवांटेज लिया कि जो मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी कि अपार्ट फ्रॉम दी एसटीज एंड एसटी हमें और एक अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, तो 27% का रिजर्वेशन दिया गया। और यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ से देश में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए। प्रोटेस्ट होना क्यों स्टार्ट हुए भैया? क्योंकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे, कुछ फेवर में थे। अच्छा, जो अगेंस्ट में थे वो जो जिनको कि ओबीसी में इंक्लूड नहीं किया, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया हमें भी ओबीसी में इंक्लूड कर लो, ठीक है, समझे हो? तो यहाँ पे तुमको एक चीज समझनी होगी, अगेन सोचने वाली बात बता रहा हूं कि 1947 से लेके आज तक कोई भी सरकार ने रिजर्वेशन कम नहीं किया बेटा, रिजर्वेशन बढ़ाया ही है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से बता रहा हूँ। 1947 से लेके आज तक देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन की 10 साल की बात की थी कि 10 साल तक रहेगा, उसके बाद में जैसे पार्लियामेंट को लगेगा तो एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आप कोई भी सरकार हुई, उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया ही है। रिजर्वेशन सही है या गलत है उस डिबेट पे नहीं जा रहे, उस डिबेट पे जाना ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन बढ़ाया ही है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, रिजर्वेशन बढ़ते ही जा रहा है। कोई भी सरकार कम करने की बात नहीं करती, जो भी कम करने की बात करती है वो
वोट नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ों को लिंक करते हुए भी चलना है। इसके चलते यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनने लग जाती है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी बनी। कौन सी बनी? बहुजन समाजवादी पार्टी बनी। यहाँ पे काशीराम जो थे, काशीराम ने क्या किया? काशीराम ने इन चीज़ों की लीड ली थी। एंड देन काशीराम के बाद में मायावती जो थी, मायावती ने बहुजन समाजवादी पार्टी की लीड ली। बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में इनका बेस बहुत अच्छा था। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है। और बहुजन समाजवादी पार्टी मेनली दलित वोटर्स के मोबिलाइज करके वो बनी थी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि दलित वोटर्स के अलावा हमें जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनका वोट भी लेना होगा। तो एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि वहां पे कास्ट के नाम पे जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन हो रहा था। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग कास्ट के बाद में रिलीजन और पॉलिटिक्स भी साथ में आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय आई। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनसंघ था, फिर उसी से भारतीय जनता पार्टी बनी। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टी से हम लोग देख रहे थे कि नेम बदल बदल के तो भारतीय जनता पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वह कहीं ना कहीं हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से क्या करी थी, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के साथ में ही थी। इनिशियली भारतीय जनता पार्टी गांधीयन सोशलिज्म के नाम पे वो लोग चुनाव में उतरे थे 1986 1989 में। लेकिन फिर बाद में उनको लगा कि ऐसा इतना कोई वोट मिला नहीं है, तो ये लोग हिंदुत्व वोट बैंक और ऐसे करके पॉलिटिकल पार्टी बने। मतलब इन आइडियोलॉजी के साथ में पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में उतरना स्टार्ट किया एंड देन उनके पास उनको अच्छी रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है भैया, यहाँ पे एक तरीके से बीजेपी का जो था वो ये था कि अगर आपको नेशन को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कल्चर को रिप्रेजेंट करना होगा। दैट इज हिंदूज वाला जो वो बात हुई है। तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी कुछ इस तरीके से लोगों के सामने रखी। यहाँ पे एक केस और होता है, शाहबानो केस आता है। शाहबानो केस में क्या होता है, शाहबानो एक लेडी थी, उन्होंने केस फाइल किया था, उनका डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, तो एलिमोनी के चलते उन्होंने एक तरीके से केस फाइल किया था। तो उसके चलते कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, शाहबानो को क्या होगा, उनके हस्बैंड हम लोग देखते हैं कि एलिमनी देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें रुपए वगैरह देंगे, इनका डिवोर्स हुआ है। तो उसके चलते क्या होता है, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस रूलिंग को बदलने के लिए एक नया लॉ लेके आ गए वो। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते कांग्रेस का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और बीजेपी ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस एक तरीके से माइनॉरिटी को अपील कर रही है। और शाहबानो केस में जो कि शाहबानो को एलिमनाई मिलनी थी, रुपए वगैरह ये सारी चीजें मिलनी थी, वो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपने लॉ के तहत सारी चीजें पलट दी। तो ये गलत हो रहा है। तो इसके चलते यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रही थी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खेल रही थी। ठीक है, अपने आप को रिलेट करने की बस कोशिश करो कि उस समय देश में कैसी चीजें चल रही थी। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में हम लोग अयोध्या इशू देखते हैं और डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद देखते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक जो वहाँ पे हम लोग जो बेसिकली ये देख रहे थे कि 1940 से क्या हो रहा था, 1940s में आपको पता है 1940 से जो बाबरी मस्जिद है अयोध्या में उसको ताले लगा दिए थे, लॉक कर दिया गया था। ठीक है, तो लॉक कर दिया था, उसके पीछे का रीज़न बेसिकली ये था कि हिंदूज का कहना था कि अयोध्या में जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनका ये कहना था कि वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद था, मतलब सॉरी, जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने उसको तोड़ के क्या किया, मुगलों ने उसको तोड़ के वहां पे एक तरीके से मस्जिद बना दिया। तो हिंदूज का ये कहना था कि वहां पे मंदिर था और फिर उसको क्या कर दिया, उसको वहां पे मस्जिद में बाद में मुगल 16th सेंचुरी में उन लोगों के रूल्स के दौरान वहां पे क्या हुआ, उन लोगों के रूल्स के दौरान वहां पे मस्जिद बनाया गया। तो इसके चलते इन दो कम्युनिटीज में क्या होता है, हिंदूज एंड मुस्लिम में हमेशा एक तरीके से एक लड़ाई, मतलब इस चीज को लेकर लड़ाई, मतलब एक डिस्प्यूटेड एरिया बन के रह गया था। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हमेशा उसको ताले में बंद करके रखा गया था वो मस्जिद को बाद में। लेकिन एक समय क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर ये दे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कि उसके ताले खोल दिए जाए और वहां पे हिंदूज पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पहले क्या था, वहां पे राम मंदिर था। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते वहां पे एक तरीके से अयोध्या में और पूरे देश में एक तरीके से लड़ाई इन द सेंस कि वॉयलेंस होने लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार से बोला था कि भैया तुमको ध्यान रखना है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो तुम्हें उसका ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वहां
पे क्या होता है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है दिसंबर 6, 1992 को। हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे कर सेवक और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को वहाँ पे डिमोलिश कर दिया। इसके चलते वहाँ पे क्या होता है, इसके चलते वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ वहाँ केंद्र सरकार प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। और आज की तारीख में फिर हमने ये देखा कि आज की तारीख में प्रेजेंट तो तुमको पता है कि वहाँ पे राम मंदिर बन ही गया है, सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा है कि जजमेंट आ गया। लेकिन मैं आपको बस रिलेट करवा रहा हूँ, अभी अपने को क्या रिलेट करवाने कि उस समय कैसे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, अपने को उन डिस्प्यूट को समझना है। तो एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स क्या हो रहा था, रिलीजन और पॉलिटिक्स भी साथ साथ में चल रहा था। कोएलिशन गवर्नमेंट का मैंने तुम्हें बता ही दिया है। कोएलिशन गवर्नमेंट, कोई भी कोएलिशन गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन जो पहली कोएलिशन गवर्नमेंट जिन्होंने कि अपना पूरा 5 साल का जो टेन्योर पूरा किया था वो थी एनडीए की सरकार, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने पूरे 5 साल का अपना टर्म पूरा यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो 2004, 2009 फिर इन सब में हम लोग ऐसा देख रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना टर्म वहां पे पूरा किया, तो एयर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट हम वहां पे देखने लग गए थे। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अयोध्या डिस्प्यूट का मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया और मैंने आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी एक तरीके से वहाँ पे बता ही दी है। ठीक है, बाबरी मस्जिद वाली भी चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि लोकसभा के 2004 के जनरल इलेक्शन आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस यूपीए की सरकार बनती है और कांग्रेस के पास अगेन खुद की मेजोरिटी नहीं रहती। तो हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस और जो अलग अलग जो उनके पार्टनर्स रहते हैं वो लोग मिलकर क्या करते हैं, वो लोग मिलकर कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार बना देते हैं। लेकिन आपको रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि हम लोग ये देखने लग गए कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से कैसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम की टुवर्ड्स बढ़े। ठीक है, उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी आज की तारीख में सभी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी के रिजर्वेशन को मंजूर करती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे थे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लोग आइडियोलॉजी के बेसिस पे फिर सरकार ना बनाते हुए वो लोग रियलिज्म के बेसिस पे सरकार बना रहे थे। हो सकता है बीजेपी और लेफ्ट की बातचीत नहीं है, मतलब उनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी साथ में आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार बना रहे हैं। एज एन एग्जांपल बता रहा हूं, तो हम लोग ये देख रहे थे कि बाद में जो कोएलिशन वाली भी सरकार है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आइडियोलॉजी का मिलना सेम हो, उसमें यह है कि ठीक है तुमको भी सरकार बनानी, मुझे भी बनानी, आओ मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रेजेंट टाइम में ये देखते हैं कि कैसे राइज ऑफ द बीजेपी हुआ है, फॉल ऑफ द कांग्रेस हुआ है। और 2014 के बाद से हम लोग देख रहे थे कि 2014 में 1989 के बाद में सीधे 2014 में फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली और उन्होंने सरकार बनाई, दैट इज बीजेपी, जो कि आप जानते भी हो। क्लियर है, ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे। तो अब जरा क्वेश्चंस की बारी आ जाती है और आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, who among the following was the first prime minister to start economic reforms in India? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। तो क्या होगा आंसर, जरूर मुझे बताना। ठीक है, आंसर तुमको बताने हैं। ठीक, who was defeated in the election held in 1989? 1989 के इलेक्शन में कौन हारा था? बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट। इजी है। देन नेक्स्ट, who was the chairperson of second backward classes commission? मोरारजी देसाई, कपूरी ठाकुर, बीपी मंडल, एल के अडवाणी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे चेयरपर्सन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के? ठीक, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। When was Mandal Commission set up? Describe any two recommendation of this commission. ठीक है, what was the main recommendation of Mandal Commission? How was it implemented? तो मंडल कमीशन का आपको पता है कि 1979 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसको मंडल कमीशन बोला है, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट बाद में एक्सेप्ट की गई और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? 27% रिजर्वेशन देना और वेलफेयर प्रोग्राम चलाना ओबीसीज के लिए। उन्हें सरकार कभी ना कहीं क्या करे, सरकार उनको फाइनेंशियली फंड करे, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाए ओबीसीज के लिए। तो आपने ये 2 रिकमेंडेशंस लिख दिए। क्लियर है? देन in what way do coalition government prove to be more democratic than one party governments?
कैसे कोएलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा डेमोक्रेटिक लगती है? देखो, दिखती सी बात इसका ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वन पार्टी या किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी आ जाती है तो तानाशाह हो जाती है। कोएलिशन में क्या होता है कि हर चीज़ उनको भी बातचीत करके लेना होगा। आप समझो, जब किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी होती है ना तो ज़्यादा सोचती नहीं है वो, ठीक है। हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों है। तो अभी अपने को कोएलिशन गवर्नमेंट के फायदे पूछे तो कोएलिशन गवर्नमेंट के फायदे बोल देना चाहिए कि जब सरकार के पास में मेजोरिटी होती है तो किसी से नहीं पूछती। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, वो आपस में सारी पार्टीज पहले सलाह करती है फिर डिसीजन लेती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में डिसीजन थोड़े से ढंग के होंगे। अपने को भी कोएलिशन गवर्नमेंट के फेवर में लिखना है। वही अगर अपने को कोएलिशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखना होता तो तुम लोग क्या लिखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट में घपला होता है, करप्शन होता है, डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। तो वो तो आपको मोल्ड करना है, जिस हिसाब से पेपर में पूछा उस हिसाब से क्या करना है, उस हिसाब से अपने को मोल्ड करना है। Assess the impact of coalition government on the politics of India। क्या इम्पैक्ट रहा है, तो वो इम्पैक्ट तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट का इंपैक्ट में आप लोग ये देखोगे कि रीजनल पार्टीज को भी एक तरीके से क्या मिला है, जो स्टेट लेवल की पार्टी, जो रीजनल पार्टीज है, उनको भी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनको क्या मिला है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं उनका से बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको एक आध पॉइंट बताते चल रहा हूँ, बाकी आप आंसर्स यहाँ पे पढ़ ही रहे हो, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्क्राइब दी एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर 1989। मल्टी पार्टी सिस्टम का एरा वो आपको पूरा बताना है। तो आपको बताना है कि कैसे कांग्रेस की हार होती है, और कांग्रेस की हार के बाद में हम लोग कैसे देखते हैं कि कांग्रेस की हार के बाद में हम लोग देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। फिर 1989 से लेकर 2014 तक कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया। फिर 2014 में बीजेपी को मेजोरिटी मिली, लेकिन स्टिल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वो एग्जिस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये वाली चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। नाउ मंडल कमीशन की अगेन रिकमेंडेशन शॉर्ट लॉन्ग में अलग अलग तरीके से पूछा, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी। इसी के साथ पे अपना होता है चैप्टर कंप्लीट। एक कहानी के फॉर्म में मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दिया है। तो जिस हिसाब से तीर एकदम निशाने पर लगाना है, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, और तुम कर सकते हो, कम समय में भी अच्छा कर सकते हो। खुद पे विश्वास रखोगे तो सब होगा। और पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।